फ्रेंड्स, एमके क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं तहे दिल से स्वागत। हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, सीधा सीधा पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। और पढ़ाई में सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में हम बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर लेंगे हम पाचन तंत्र। कौन सा लेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेशन। अब पाचन तंत्र की बात करते हैं। जैसे इसको कैसे समझ, जैसे शाम को हमने खाना खाया तो खाने को क्या किया, अंदर ग्रहण किया, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? अंतःग्रहण। क्या हो गया? अंतःग्रहण। अब क्या है, भोजन को अंदर ले लिया। अब भोजन के होंगे क्या? बड़े बड़े टुकड़े। भोजन के होंगे बड़े बड़े टुकड़े। अब भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेंगे। छोटे 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 अणुओं में। अब क्या हो गया ये? यानी भोजन को पहले ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पाचन। अब क्या होता है कि भोजन के छोटे अणुओं को अवशोषित करेगा, तो अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण। अवशोषण। अब क्या है, भोजन अवशोषित हो गया। अब क्या है कि भोजन अवशोषित होने के बाद कहीं ना कहीं तो संग्रहण होगा इसका। तो संग्रहण कहाँ होगा? लीवर में। लीवर में संग्रहण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संग्रहण होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वांगीकरण। यह होगी पाचन की प्रक्रिया। यानी हम देखेंगे पाचन, यानी पाचन की परिभाषा क्या करेंगे? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन। पाचन कहलाती है। अब क्या होगा, ये पाचन की प्रक्रिया हो गई। अब पाचन का प्रारंभ कहाँ से होगा? मुख गुहा से। अब मुख से होगा तो समापन कहाँ होगा? गुदा में यानी एनस में। तो हम देखेंगे, एक बार इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा, भोजन का प्रारंभ कहाँ से होगा? मुख गुहा से, यानी मुख गुहा। ये हो गया भोजन का प्रारंभ मुख गुहा से। समापन कहाँ होगा? गुदा में, यानी एनस। हो गया एनस में, ठीक है। अब इस मुख गुहा और गुदा के मध्य एक नली जुड़ी होगी, पाइप। इस पाइप को क्या कहेंगे? आहार नाल। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा जाएगा पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, आपका जवाब क्या रहेगा? मुख गुहा। और क्वेश्चन बनेगा कि पाचन की प्रक्रिया का समापन कहां होता है, आपका जवाब क्या रहेगा? गुदा में। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पाचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, यह भी क्वेश्चन है। कहां संपन्न होगी? पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होगी। पाचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? आहार नाल में। लिखो, पाचन की
प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। ठीक है, अब आहार की बात करेंगे। चलो आहार आहार नाल अब आपको पता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 मीटर। अब आहार नाल है जो दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी? एक तो होगी आहार नाल शाकाहारियों की आहार नाल, किसकी होगी? शाकाहारियों की। और एक होगी मांसाहारियों की आहार नाल। यानी आहार नाल दो प्रकार की होगी, एक तो शाकाहारियों की आहार नाल हो गई और मांसाहारियों की आहार नाल हो गई। अब शाकाहारियों की आहार नाल और मांसाहारियों की आहार नाल में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? अब शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की आहार नाल की तुलना बड़ी होती है। शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की आहार नाल की तुलना बड़ी होती है। क्यों होती है? कहोगे गुरुजी सर ये आहार नाल बड़ी क्यों होती है? देखो, शाकाहारी है जो घास फूस खाएंगे, घास। मांसाहारी क्या खाएंगे? मांस। अब घास में क्या पाया जाता है? घास में पाया जाता है सेलुलोज। और मांस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये तो सही बात हो गई। सेलुलोज और प्रोटीन, आप कहोगे सर सेलुलोज और प्रोटीन दोनों ही कार्बनिक पदार्थ हैं, फिर इसकी शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी क्यों है? बात यह हुई कि सेलुलोज और प्रोटीन हाँ कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। तो होगा क्या? होगा ये कि सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होने के कारण ये आहार नाल के अंदर, जब ये सेलुलोज जटिल है तो इसको तोड़ने के लिए एरिया ज्यादा चाहिएगा, क्षेत्रफल जब ज्यादा चाहिएगा तो आहार नाल की लंबाई ज्यादा चाहिएगी। इसीलिए आप लिखो सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जबकि प्रोटीन एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। चलो अब बात करते हैं
बात करते हैं हम मानव की हार मार की। किसकी? मानव की पाचन तंत्र। मानव मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में की हारनार की बात करेंगे। मानव की हारनार, मानव की हारनार दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? तो कहाँ? एक तो होंगे अंग। कौन होंगे? अंग। एक होगी पाचक ग्रंथियां। क्या होगी? पाचक ग्रंथियां। अब क्या है, अंग में कौन कौन से आएंगे? अंग में सबसे पहले आएगा मुख। कौन सा? मुख। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगी ग्रसनी। क्या आएगी? ग्रसनी। उसके बाद क्या आएगी? ग्रसिका। उसके बाद क्या आएगी? अमासी। उसके बाद छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत। उसके बाद अपेंडिक्स। अब पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी लार ग्रंथि। उसके बाद जठर ग्रंथि। उसके बाद बुनर ग्रंथि। बुनर ग्रंथि। उसके बाद आएगा अग्नाशी। अग्नाशी। उसके बाद आएगा यकृत। ये देखो, अब मानव की पाचन तंत्र की, जब मानव की आहार की बात करेंगे तो उसमें आएगा, अंग में आएंगे मुख आएगा, ग्रसनी आएगा, ग्रसिका आएगा और अमाशय आएगा, छोटी आंत आएगी, बड़ी आंत आएगी और क्या आएगा? अपेंडिक्स। पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी आएगी? लार ग्रंथि आएगी, जठर ग्रंथि आएगी, बुनर ग्रंथि आएगी और अग्नाशय आएगा और यकृत आएगा। हम इन सब का एक एक करके सबका एक एक बारी बारी से अध्ययन करेंगे पूरे का। सबसे पहले मुख का अध्ययन करेंगे, फिर ग्रसिका का, अमाशय का, छोटी आंत, बड़ी आंत, लार ग्रंथियों का, सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं डायग्राम। यानी कि ये जो मुख में ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत कहाँ कहाँ पे रहे, कौन से कहाँ अंग है, इसका डायग्राम देखते हैं कैसा है। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखो,
है वैसा ही बनाया है, बाकी जैसा भी है आप देख लीजिए, आप समझ जाओगे। ये होगा मुख, क्या हुआ मुख। ये हमारी क्या होगी श्वास नली, क्या होगी श्वास नली। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है, ये इस ढक्कन को क्या कहेंगे एपिग्लोटिस। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहेंगे। और ये होती है ग्रसनी, और यहाँ होती है ग्रसिका। क्या होती है ग्रसिका। ये होता है हमारा अमाशय, क्या होता है अमाशय। और ये होता है हमारा यकृत। और यकृत के ऊपर एक ऐसा होता है पित्ताशय, क्या होता है पित्ताशय। और ये होता है हमारा अग्नाशय, क्या होता है अग्नाशय। और ये हमारी होती है छोटी आंत, छोटी आंत। और ये होती है बड़ी आंत, क्या होगी बड़ी आंत, बड़ी आंत। और ये होगा मलाशय। ये छिद्र है गुदा यानी एनस। ये होगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। उतारो। मिटा दूं। अब हम बात करेंगे मुख को, क्या मुख को। क्या होगा मुख हुआ, क्या हो गया क्या हो गया इसके। चलो बात करते हैं मुख को। मुख गुहा, इधर ले देना। ये हो गई मुख हुआ।
के अंदर हम बात करेंगे दांत, दांतों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद करेंगे जीभ, उसके बाद यौला जो हमारे यहाँ पाया जाता है, यहाँ जो होता है ना छोटा सा यौला, और लार ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ, इनका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं दांतों का। किसका? दांत। अब दांत यानी टीथ, उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं बच्चों के यानी दूध के दांत। किसके? दूध के दांत। और एक होते हैं वयस्क दांत, वयस्क दांत। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। वयस्क दांत कितने होते हैं? 20 + 12 यानी 32। अब हम बात कर रहे हैं दूध के दांत। दूध के दांत होते हैं 20 जो बच्चों के होते हैं, जो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। और वयस्क दांत जो 12 होते हैं, जो क्या होते हैं? जीवन में कितनी बार आते हैं? 1 बार। जो आगे के दांत है ये क्या है? दूध के दांत बच्चों के। अब क्वेश्चन बनेगा कि स्थायी दांत कौन से हैं और अस्थायी दांत कौन से हैं? अस्थायी दांत कितने हैं? क्वेश्चन बनेगा अस्थायी दांत कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 20। आपको बोलेंगे स्थायी दांत कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 12। कितने? 12। ये हो गए अस्थायी। अस्थायी दांत कितने? 20। और ये हो गए स्थायी। क्या? स्थायी दांत कितने? 12। क्या हो गए? 12। बात करते हैं अब दांतों के प्रकार की बात करें। संरचना एवं कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। संरचना एवं कार्य के आधार पर, यानी संरचना एवं कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार, यानी संरचना एवं कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होंगे? 4। पहले दांत की बात आ रही है तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। अब हमारे दांत कितने प्रकार के होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी हिंदी में कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब बात करते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, इसे क्या कहेंगे? कर्तनक। कर्तनक हिंदी में क्या कहेंगे? कर्तनक। कैनाइन, प्रीमोलर। कभी कभी एग्जाम में क्या है कि इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, आजकल एग्जाम में इंग्लिश में पूछा जाता है, तो ये भी शब्द आप साथ में याद रखियो। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
कर्तनक, रदनक और अगर चरणक, अगर चरणक और चरणक। हो गया। अब दांत हम पहले तो करेंगे वयस्क, वयस्क के, बच्चों के और इनके कार्य। अब इनसाइजर दांत कौन से होते हैं? इनसाइजर दांत कौन से होते हैं? आगे वाले, जो क्या काम आते हैं? किसी चीज को काटने के लिए। जो ये हमारे आगे वाले दांत है ना, चार, चार ऊपर चार नीचे, चार ऊपर और चार नीचे, कितने हो गए? 8। कैनाइन कौन से दांत होते हैं? जो ये तीखा दांत होता है ना, इधर दो, एक इस साइड एक इस साइड, दो ऊपर एक इस साइड एक इस साइड, दो नीचे दो ऊपर, कितने हो गए? 4। ये किस काम आते हैं? किसी चीज को ऐसे चीरने और फाड़ने के लिए काम आते हैं। अब होता है प्रीमोलर, ये इसके पीछे, इसके पीछे, यानी 4, दो इस साइड दो इस साइड, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया? 8। मोलर यानी अंतिम दांत, जो लास्ट के दांत है, 3 इधर 3 इधर, 6 ऊपर 6 नीचे, कितना हो गया? 12। कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा काटना, किसी चीज को काटना। इसका कार्य होगा चीरना, फाड़ना। और इसका कार्य हो गया चबाना, किसी चीज को चबाना। इसका भी कार्य क्या हो गया? चबाना। अब बात आती है बच्चों की। बच्चों के भी 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 दांत बच्चों के हो गए। ये भी 2 साइड में 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 4। अब बात आती है हमारे प्रीमोलर दांतों की। ये क्या होते हैं? ये बच्चों में नहीं पाए जाते। इन दांतों की संख्या होगी 0। कितनी होगी? 0। और जो मोलर दांत है वो हमारे कितने होते हैं? 3। बच्चों के कितने होंगे? 2, यानी 2 इधर 2 इधर, 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए? 8। अब इनकी संख्या हो गई 12 और 8 20, 20 30 32, और इनकी हो गई 8 और 16, 16 और 4 20। ये हो गए वयस्क दांत और वो हो गए बच्चों के दांत। उतार लीजिए।
बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? इंसाइजर, यानी कर्तनक। लिखो, छोटे बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर दांत आते हैं। लिख लिया? अब लिखो, छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? देखो, छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। सॉरी दोस्तों, वो लाइट चली गई थी, उस वजह से अंधेरा हो गया अचानक। चलो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की आवाज़ आती है, इसलिए थोड़ा बंद कमरे में पढ़ाना पड़ता है, इसलिए। अब आप लिखो, छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। लिखो, छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। लिख लिया? अब लिखो, शेर में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं? कैनाइन। देखो, शेर में सर्वाधिक विकसित दांत कैनाइन होते हैं। कौन से? कैनाइन। अब दांतों की संरचना का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? दांतों की संरचना। अब दांतों की संरचना, ये हो गया हमारा दांत। क्या हो गया? दांत। और ये इसके नीचे हो गई परत। ये हो गया हमारा दांत। और इस दांत के ऊपर ये क्या हो गई? सफेद सफेद परत, जिसे क्या कहेंगे? इनेमल। क्या कहेंगे? इनेमल। यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। ये किसका बना होता है? कोई बता सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट का बना होता है शरीर का सबसे कठोर भाग, इनेमल। इसको क्या कहेंगे? डेंटिल। इधर नहीं, इधर लिखो। क्या कहेंगे? डेंटिल। और ये होती है हमारे दांत की क्या होती है? तंत्रिकाएं, जो किससे जुड़ी रहती है? मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क। ये क्या हो गई? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, ये हो गई तंत्रिकाएं। जो भी हमारी संवेदना होगी ना दांत में, ये तंत्रिकाएं संवेदनाओं को कहाँ पहुंचाएगी? मस्तिष्क तक। इसलिए संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य क्या किसका हो गया? तंत्रिकाओं का। अब आप लिखो, दांतों पे आवरण के, दांतों पे दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। पहला लिखो, इनेमल। कौन सा? इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल। यह कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस CaPO4 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, मिलकर बना होता है इनेमल। अब लिखो, इनेमल की निचली परत क्या होती है? डेंटिल। इनेमल की निचली परत डेंटिल कहलाती है। डेंटिल से लिख लिया? इनेमल की निचली परत डेंटिल कहलाती है। और डेंटिल से तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, डेंटिल से तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं, जो संवेदनाओं का प्रसार करती है। किसका प्रसार करती है?
संवेदनाओं का प्रसार, जो दांतों में हमारे संवेदना होती है ना, उसका प्रसार कौन करती है? हमारी तंत्रिका ही करती है। अब बात करते हैं, हम करते हैं दांतुन। हमारे दांतुन करने का उद्देश्य क्या हुआ? क्या हम बदबू हटा रहे हैं? हमारे दांतुन करने का उद्देश्य क्या हो गया? दांतुन यानी दांतों की अम्लीयता को दूर करना, दांतों की अम्लीयता को हटाना, ये हो गया दांतों की अम्लीयता को हटाना। मानव में जीवन में दांत दो प्रकार, मतलब दो बार आते हैं, यानी मानव के जीवन में दांत दो बार आते हैं। मानव में जीवन में दांत दो बार आते हैं। तो मानव में जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? दो बार। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विबार दंती। क्या कहेंगे? द्विबार दंती। अब हमने अध्ययन कर लिया मुख गुहा के अंदर दांत का पूरा अध्ययन कर लिया। अब हम कल करेंगे जीभ का अध्ययन, फिर यवला का, फिर जठर ग्रंथियों का। इस प्रकार पूरे अध्याय को एकदम एक एक टॉपिक के साथ, एक एक लाइन के साथ पूरा अध्ययन करेंगे। आप अपने दिल से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकें। जितना अच्छा होगा हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।